दोस्तों नमस्कार। एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है। एक आदमी से पुलिस लगातार सवाल कर रही होती है, लेकिन ये आदमी कुछ नहीं बोलता। काफ़ी देर सवाल करने के बाद पुलिस भी थक कर बोलती है कि तू ही बता, तुझे क्या चाहिए। ये बात सुनते ही ये आदमी तुरंत बोलता है, मुर्गी। मुर्गी बोलते ही पुलिस इसके लिए चिकन करी मंगवाती है और ये चिकन करी को जल्दी से खा जाता है और फिर बोलता है, अब पूछिए क्या पूछना है, मैं सब बता दूंगा। क्या बताने वाला था ये आदमी? कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि मुंबई कभी सोती नहीं है, लेकिन एक समय आया था कि मुंबई भी जल्दी सोने लगी थी। शाम के करीब 6-7 बजते ही मुंबई की सड़कें सुनसान पड़ती हैं। ये दौर था 1960 का। उस समय में मुंबई की सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ने लगती हैं, क्योंकि जुलाई 1968 में एक ऐसी घटना होती है जिसने पूरी मुंबई को हिला कर रख दिया। जुलाई 1968 में मुंबई के बोरीवली के पोईसर इलाके में एक लाश मिलती है। ये लाश स्लम एरिया में एक झोपड़ी के बाहर सो रहे एक आदमी की थी। इस पर किसी नुकीले हथियार से इसके सर पर कई वार किए गए थे और झोपड़ी के बाहर इसकी लाश पड़ी थी। झोपड़ी के अंदर इसकी पत्नी और बच्चा थे जो कि सो रहे थे, और ये आदमी जो है वो बाहर सो रहा था और किसी आदमी ने इसके सिर पर किसी नुकीले हथियार से वार किए थे और इसकी मौत हो जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मुंबई के मलाड में एक और लाश मिलती है। इसके भी सर पे काफ़ी वार किए गए थे और ये भी एक स्लम एरिया का व्यक्ति था। तो इसके करीब 6-7 दिनों बाद मलाड के एक्सप्रेस हाईवे के करीब एक सुनसान जगह थी। वहाँ पे एक झोपड़ी थी जहाँ पे आदमी, उसकी पत्नी और उसका बच्चा रहते थे। इन तीनों की लाश भी पिछली घटना के करीब 6-7 दिनों बाद वहाँ मिलती है। लेकिन यहाँ जब पुलिस पहुँचती है तो पुलिस को एक छतरी, एक लोहे का नुकीला हथियार वहाँ से बरामद किया जाता है। लेकिन उस रात बारिश होने के कारण उस पर जो है वो कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। इसके बाद कांदीवली इलाके में एक स्कूल टीचर का भी मर्डर हो जाता है। इसके बाद भी मर्डर का जो सिलसिला है वो नहीं रुकता और कई और मर्डर रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन पुलिस किसी को पकड़ने में नाकाम रहती है। जब ये बॉडी मिल रही थी, इनमें 3 चीज़ जो हैं वो कॉमन थी। ये जो मर्डर हैं ये रात के करीब 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच होते हैं और जो मर्डर का तरीका है वो भी सेम होता है। और उसके बाद ये जो मर्डर थे ये काफ़ी गरीब लोगों के, जो स्लम एरिया में रहते हैं, उन एरिया के लोगों के हो रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि एरिया में कोई सीरियल किलर घूम रहा है। ये मर्डर सुन के मुंबई शहर पूरे खौफ में आ जाता है। लोग जल्दी से अपना काम निपटाकर अपने घर के अंदर जाना चाहते हैं। कई जो स्लम एरिया थे उसमें वहाँ के जो मर्द थे वो सारी रात जाग कर अपनी जो फैमिली है उसकी हिफाजत कर रहे थे, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था।
तो सारी सारी रात वो जागते थे, अपने साथ वो डंडे लाठियाँ भी रखते थे, और अगर रात में उनको कोई सस्पेक्ट आदमी दिखता था तो उन्हें वो मारते पीटते थे। इस कारण ये हुआ कि कई इनोसेंट लोग भी इनकी चपेट में आ जाते थे और वो बुरी तरह घायल हो जाते थे, लेकिन जिसने मर्डर किए थे वो हाथ नहीं आ रहा था। कई लोगों ने इसे रूहानी ताकत का नाम भी दे दिया। उनका मानना था कि ये कोई रूहानी ताकत है जिससे इन लोगों की मौत हो रही है। इस पूरे कांड के बाद मुंबई पुलिस भी पूरे प्रेशर में आ जाती है, और मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर थे उनका नाम था उस समय ES मोदक। ये मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे, और ये जो इन्होंने काफ़ी टीमें बनाई इस केस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जल्द ही इनसे ये पुलिस से केस लेकर ये CID को ट्रांसफ़र किया जाता है। CID की एक स्पेशल टीम बनाई जाती है जिसको DCP रमाकांत कुलकर्णी लीड करते हैं। हालांकि इसका विरोध भी हुआ, क्योंकि जो रमाकांत कुलकर्णी थे उन्होंने नई CID ज्वाइन की थी, लेकिन इन विरोध के बाद भी रमाकांत कुलकर्णी जी को ये केस दिया जाता है। केस मिलते ही तुरंत ये एक्शन स्टार्ट करते हैं। करीब 2000 पुलिस वालों की इस केस के लिए ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन उस इलाके में पुलिस ढूंढती रहती है, घूमती रहती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिलता। इस दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर थे जिनका नाम था विनायक राव बकाटकर। वो DCP रमाकांत कुलकर्णी को बताते हैं कि ऐसी ही कुछ घटनाएं साल 1965-66 में भी हो रही थी। उस दौरान भी ये जो मर्डर थे कुछ इसी प्रकार से हो रहे थे और लगातार हो रहे थे। तो उस समय करीब 19 लोगों पर ये हमला हुआ था, और जिसमें से 9 लोगों की मौत हुई थी। तो वो बताते हैं कि उस समय वे जब ये घटनाएं हो रही थी तो वो और उनकी टीम जो है वो रात को गश्त कर रहे थे। तो उसी दौरान उनको एक आदमी मिलता है जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा था और अकेले वो वहाँ पर घूम रहा था। तो विनायक राव बकाटकर जो हैं इनको कुछ शक होता है, और वो उस आदमी को रोककर उसका नाम पूछते हैं। उसका नाम जो था वो था रमन राघव। और इसके बाद जो है वो तलाशी ली जाती है, और इसके पास एक डायरी मिलती है जिस पर लिखा हुआ था ख़त्म खल्लास। आपको बता दूं कि रमन राघव 2.0 नाम की एक फ़िल्म भी बनी थी जो इस किरदार से इंस्पायर्ड थी। 2016 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस फिल्म में किरदार निभा रहे हैं। तो 2016 में इस नाम से एक फ़िल्म भी बनी थी जो कि इस किरदार से ही इंस्पायर्ड थी। तो पुलिस को एक डायरी मिलती है जिस पर लिखा हुआ था ख़त्म खल्लास। तो पुलिस का जो शक है वो और बढ़ता है, और पुलिस इस आदमी को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद इसकी जो है वो पुरानी हिस्ट्री चेक की जाती है। तो उसमें पुलिस को पता लगता है कि इस आदमी के एक नहीं बल्कि कई नाम हैं। इसका नाम है सिंधी तलवाई, अन्ना, तंबी, वेलू स्वामी, और ये था तमिलनाडु का। तमिलनाडु में 1929 में इसका जो जन्म है वो तिन्नेवल्ली डिस्ट्रिक्ट में अग्नेश्वर नेल्लूर नाम के गांव में होता है। बचपन से ही रमन राघव जो है वो चोरी चकारी करने लगता है, और इसको इस चोरी की जो है वो आदत लग जाती है। और एक बार यह चोरी के इल्ज़ाम में 5 साल जेल में भी बिता कर आया था। इसकी हिस्ट्री चेक करने के बाद इंस्पेक्टर जो थे विनायक राव बकाटकर, वो मुंबई में हो रहे मर्डर्स के बारे में इससे पूछते हैं। तो इस पर रमन राघव कुछ नहीं बोलता।
उस पर सारे हथकंडे पुलिस आजमा लेती है, सभी तरह के टॉर्चर कर लेती है, लेकिन रमन राघव को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद इंस्पेक्टर जो थे उन्होंने रमन राघव को कहा कि अगर वो मुंबई में दोबारा दिखा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा और रमन राघव को 2 साल के लिए मुंबई से तड़ी पार कर दिया जाता है। और जब इसे तड़ी पार किया जाता है तो ये जो घटनाएं थी ये अचानक रुक जाती हैं। तो ये सारी बातें जब डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी सुनते हैं तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये जो फ़िलहाल में मर्डर हो रहे हैं इसके पीछे भी होना हो रमन राघव का ही हाथ है। तो रमन राघव का जो है वो पिछला रिकॉर्ड जो है वो मंगवाया जाता है, उसकी फ़ोटो, उसकी फिंगरप्रिंट्स और उससे केस के रिलेटेड और भी जो चीज़ें होती हैं वो मंगवाई जाती हैं। इस दौरान 2 और मर्डर 25 और 26 अगस्त 1968 को 2 और मर्डर हो जाते हैं। इन आदमियों का नाम होता है लालचंद यादव और दुलार यादव। इन 2 आदमियों की भी मर्डर की सूचना जो है वो पुलिस को मिलती है। इसके बाद ये जो 2 मर्डर होते हैं इसमें पुलिस को खुशकिस्मती से वहाँ से फिंगरप्रिंट जो है वो मिल जाते हैं और ये फिंगरप्रिंट रमन राघव की जो फाइल थी जो उसमें उसके फिंगरप्रिंट थे वहाँ से मैच किया जाता है और ये फिंगरप्रिंट जो है वो मैच हो जाते हैं। पुलिस को ये कंफर्म हो चुका था, पुलिस श्योर हो चुकी थी कि जो 2 साल पहले जो मर्डर हो रहे थे और अब जो मर्डर हो रहे हैं उसमें एक ही आदमी का हाथ है जिसका नाम है रमन राघव। तो ये पुलिस ने अब पुलिस के पास इसकी फ़ोटो भी थी, इसके फिंगरप्रिंट भी थे, तो अब काम था पुलिस को रमन राघव को ढूंढने का। तो रमन राघव को ढूंढने की जो है वो काम शुरू किया जाता है। 25 और 26 अगस्त को ये जो 2 मर्डर हुए थे, 26 अगस्त को पुलिस के पास सारा डेटा जो है वो आ चुका था, लेकिन 26 अगस्त को भी रमन राघव का कोई पता नहीं चलता और उससे अगले दिन 27 अगस्त को पुलिस पूछताछ करते हुए पोयसर इलाके में पहुंचती है। तो पोयसर इलाके में पुलिस एक महिला से मिलती है और उसको रमन राघव की फ़ोटो दिखाई जाती है। तो फ़ोटो दिखाते ही वो कहती है कि ये तो अन्ना है और सुबह ही मैंने इसे देखा है। तो पुलिस इस पर पूछती है कि आपको पता है कि ये कहाँ है इस वक्त और कहाँ रहता है। इस पर पुलिस कहती है कि जो ये लेडीज़ थी ये कहती है कि ये तो नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, लेकिन सुबह मैंने इसे देखा था। उसके बाद पुलिस पूछती है कि आज इसने क्या पहना था। तो इस पर ये औरत कहती है कि इसने आज नीली टी शर्ट और हाफ पैंट और ब्राउन कलर के कैनवस के जूते पहने हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के लिए काफ़ी थी और पुलिस इस हुलिये के आदमी को एक और चीज़ बताती है कि इसके हाथ में छतरी भी है। तो ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के लिए काफ़ी थी और पुलिस जो है वो ये इन्फॉर्मेशन सारे थानों में सारे पुलिस वालों को जो है वो ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है और 27 अगस्त को पुलिस की छानबीन जारी थी। तो एक मुंबई में भिंडी बाज़ार है जहाँ पर कुछ पुलिस वाले एक आदमी को देखते हैं और इसने वही कपड़े पहने हुए थे जो उस औरत ने बताए थे, लेकिन इस कपड़ों में कोई और आदमी भी हो सकता था और इसलिए एक सब इंस्पेक्टर हैं, इनका नाम था एलेक्स फेलो। ये वहाँ पहुँचते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये आदमी कहता है कि उसका नाम है सिंधी दलवाई। ये आदमी ये जो सब इंस्पेक्टर थे इनको पता था कि रमन राघव का एक नाम सिंधी दलवाई भी है। तो इसके बाद ये जो सब इंस्पेक्टर हैं ये रमन राघव को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हैं और जो रमन राघव है वो बिना किसी ऑब्जेक्शन के पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए राज़ी हो जाता है।
पुलिस थाने में ले जाने के बाद इसकी तलाशी ली जाती है तो इसके पास 2 चश्मे, 2 कंघे, 2 कैंचियाँ, एक अगरबत्ती का स्टैंड, साबुन, लहसुन, चाय पत्ती और 2 कागज़ मिलते हैं और इसके पास एक छतरी भी मिलती है। जब पुलिस थाने में इसे ले जाया जाता है तो पुलिस कमिश्नर खुश होकर सब इंस्पेक्टर एलेक्स फैलो को 1000 रुपये देते हैं और ऑफिशियली सीआईडी की जो टीम थी वो अनाउंस करती है कि रमन राघव को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये खबर जब लोगों तक पहुंचती है तो पुलिस थाने के बाहर लोग जो हैं वो जश्न भी मनाते हैं। उसके बाद इससे पूछताछ शुरू की जाती है, लेकिन रमन राघव कुछ नहीं बोलता। इस पर हर तरीके के हथकंडे जो हैं वो अपनाए जाते हैं, जैसे कि 2 साल पहले भी अपनाए गए थे, लेकिन रमन राघव कुछ नहीं बोलता है। और जब पुलिस थक जाती है तो इससे पूछती है कि तू ही बता दे तुझे क्या चाहिए। तो ये तुरंत बोलता है मुर्गी। ये वही लाइन है जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताई थी। एक चिकन करी जो है वो रमन राघव को ला के दी जाती है और तुरंत वो उस चिकन करी को खा जाता है और उसके बाद उससे फिर पूछा जाता है कि इसके अलावा तुझे और क्या चाहिए। तो ये फिर से बोलता है मुर्गी। तो दोबारा इसके लिए चिकन करी लाई जाती है और दोबारा वो तुरंत खा जाता है और उसके बाद फिर उसे पूछा जाता है कि अब इसके अलावा भी उसे और कुछ चाहिए। तो इसके बाद कहता है कि मुझे एक कंघी, नारियल का तेल, शीशा और एक वेश्या चाहिए। इसकी वेश्या की जो मांग थी वो तो पूरी नहीं की जाती, लेकिन इसके लिए कंघा, नारियल का तेल और शीशा इसके लिए लाया जाता है। तो नारियल के तेल से अपनी पूरी शरीर को मालिश करता है और बालों में तेल लगाता है और अपनी बालों को शीशे के आगे संवारता है और फिर कहता है कि अब पूछो जो भी पूछना है, मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ। वो बताता है कि जब 2 साल के लिए उसे मुंबई से तड़ी पार कर दिया गया था तो वो पुणे चला गया था और पुणे में जाके उसने छोटी मोटी चोरियाँ शुरू कर दी थी। और एक बार जब वो पुणे के तेलगांव इलाके में चाय पी रहा था तो उसने चाय वाले को कहा कि उसे अच्छे दूध की चाय पिलाए। तो लेकिन चाय वाले ने उसे उसकी चाय में दूध कम डाला और चीनी कम डाली, तो इससे वो बहुत गुस्सा हो गया और जब वो चाय की दुकान की बंद होने की वेट करता रहा। जब वो शाम को चाय वाले ने दुकान बंद की और वो घर जाने लगा तो उसने उसको मारने का प्लान बनाया, लेकिन किसी कारण से वहाँ पुलिस पहुँच गई और एक पुराने चोरी के केस में उसको गिरफ़्तार कर लिया। इस गिरफ़्तारी के बाद उसे वडगांव जेल में भेज दिया गया, जो कि 1.5 साल के लिए इसे हुई थी। और ये जेल के बाद दोबारा से, क्योंकि इसका जो 2 साल का टाइम था वो भी लगभग पूरा होने वाला था, तो ये दोबारा मुंबई के बोरीवली इलाके में वापस आ जाता है और छोटी मोटी चोरियां शुरू कर देता है। और एक दिन ये दहीसर पुल के इलाके से ये गुजर रहा होता है तो इसे एक हार्डवेयर शॉप के बाहर एक बाइक का हैंडल मिलता है। ये इसे वहाँ से उठा लेता है और जोगेश्वरी में एक लोहार की दुकान से एक नीचे से नुकीले हथियार की तरह उसे तैयार करवा लेता है लोहार से, और लोहार इसको तैयार करके दे देता है। तो इसके 1-2 दिन बाद ये पोयसर में रात के करीब 1 बजे वही मर्डर करता है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक आदमी जो है वो अपनी झोपड़ी के बाहर सो रहा होता है और ये उसके सिर पे 4-5 बार वार करता है और उस आदमी की मौत हो जाती है। उसकी पत्नी और बच्चा जो है वो झोपड़ी के अंदर सो रहे होते हैं। उसी रात 3 बजे मलाड में भी एक झोपड़ी के बाहर एक सो रहे आदमी की हत्या कर देता है उसी प्रकार से। और वहाँ से ये घड़ी, टॉर्च, अम्ब्रेला, मूंगफली और एक झोला उठा के वहाँ से जंगलों में भाग जाता है और उस झोले से इसको 262 रुपये भी मिलते हैं। इसके कुछ दिनों बाद ये रात को घूमता घूमता मलाड के एक्सप्रेस हाईवे के पास पहुँचता है। वहाँ पूरे इलाके में से एक ही झोपड़ी दिखती है और ये वहाँ पहुँचता है। तो ये झोपड़ी को बाहर से झांकता है तो इसे उसमें एक
महिला, एक आदमी और एक 2 महीने का बच्चा दिखाई देता है। तो उस महिला के गले में एक मंगलसूत्र था, तो इसका जो प्लान था वो मंगलसूत्र लूटने का था, और ये वहीं खड़ा होकर उसके सोने की जो है वेट करने लगता है। लेकिन उस रात ये महिला नहीं सोती, तो ये वहाँ से चला जाता है और करीब 4 दिन तक ये वहाँ रोज़ जाता और देखता कि महिला सोई है कि नहीं, लेकिन महिला या कभी अपने बच्चे को दूध पिला रही होती, लेकिन महिला जाग रही होती थी। तो 4 दिन ये लगातार वहाँ जाता है और देखता है कि वो महिला सोई है, अगर सोई है तो वो उसका मंगलसूत्र लूट लेगा। 4 दिन के बाद जब 5वें दिन ये वहाँ पहुँचता है तो वो महिला सो रही होती है, और ये जो झोपड़ी है वो किसी रस्सी से उसका दरवाज़ा बंद किया होता है, और ये चाकू से वो रस्सी काटता है और अंदर घुस जाता है। पहले ये आदमी जो सो रहा होता है उसके सिर पे वैसे ही वार करता है, उस आदमी की मौत हो जाती है। और उसके बाद ये जो लेडीज़ है इसका मंगलसूत्र निकालता है और इसके सिर पे भी वैसे ही मारता है, और महिला की भी मौत आ जाती है। इसके बाद इनका 2 महीने का बच्चा जो है वो जाग जाता है, और ये इसको भी उसी तरह से मार डालता है। इसके बाद ये जो मंगलसूत्र है वो उस महिला का निकालता है, और जब ये मंगलसूत्र निकालता है तो इसकी नीयत ख़राब हो जाती है, और ये धीरे धीरे महिला के कपड़े निकालने लगता है। जब ये कपड़े निकाल रहा होता है तो वहाँ एक बूढ़ी महिला आ जाती है, उसको देखकर ये वहाँ से भाग जाता है, और इसकी छतरी और इसका वो हथियार वहीं छूट जाता है। और पुलिस जब वो रिकवर करती है तो वहाँ बारिश, उस समय बारिश हो रही होती है, तो वो जो फिंगरप्रिंट हैं वो रमन राघव के उस पर नहीं मिलते। अगले दिन ये उसी झोपड़ी के पास पहुँचता है, लेकिन इसे अपनी छतरी और अपना वो हथियार नहीं मिलता। तो उसके बाद ये अपने एक पुराने दोस्त माइकल के पास पहुँचता है, और उसे ये कहता है कि उसे एक लोहे की रोड चाहिए, क्योंकि उसे अपने लिए एक झोपड़ी तैयार करनी है। उसका जो दोस्त है माइकल, वो उसे एक सरिया जो है वो 4 फुट के करीब उसकी लंबाई होती है, वो इसे दे देता है, और कहता है कि जब उसका काम पूरा हो जाए तो वो उसे वापस दे दे। इसके कुछ दिनों बाद ये कांदीवली में एक झोपड़ी के पास पहुंचता है, तो वहाँ उसे एक आदमी सोया हुआ मिलता है, लेकिन उस दिन ये वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये वहाँ पहुँचता है, और वो आदमी जो है वो वहाँ फिर से सोया होता है। तो ये झोपड़ी के बाहर से एक सुरंग बना के उस झोपड़ी में एंट्री करता है, और उसी तरह से उस आदमी को मारता है जिस तरह से वो पहले आदमियों को मार रहा था। तो मारने के बाद ये वहाँ से उसकी घड़ी, 4 पेन और 5 एक-एक के नोट, डालडा घी, आटा और स्टोव, ये सारी चीज़ें वहाँ से चुरा कर भाग जाता है। इसके बाद ये जो इसके पास अपने दोस्त से लिया हुआ रोड था, ये फिर उसी जोगेश्वरी की लोहार की दुकान पर जाकर उसे वैसा ही शार्प तेज हथियार वैसा ही बनवा लेता है। इसके बाद ये बोरीवली पहुंचता है। बोरीवली में पहुंचने के बाद ये फिर एक झोपड़ी में जाता है, और उस आदमी को मारकर वहाँ इसे बीड़ी और माचिस मिलती है। ये वहाँ से वो लेकर, और कुछ खाना वहाँ पड़ा होता है तो वो खाकर वहाँ से भाग जाता है। उसी दिन एक और झोपड़ी में पहुँचता है, जहाँ एक महिला और उसके 2 बच्चे होते हैं। ये वहाँ भी घुसता है और उस महिला को मार देता है। और महिला जो है वो सो रही होती है। तो जब ये उसकी चादर हटाता है तो उस महिला ने कपड़े नहीं पहने होते, तो इसकी वहाँ भी जो है वो नीयत ख़राब होती है। तो उस महिला के साथ ये कई बार उस रात को रेप करता है, और वहाँ से खाना और चाय पत्ती चुरा के वहाँ से भी भाग जाता है। इस प्रकार से कुछ और मर्डर रमन राघव ने कबूल किए, और 2 साल पहले जो हत्याएं हो रही थी उसने वो भी कबूल की, और कुल मिला के रमन राघव ने 41 मर्डर गिनवाए। और वो उसका कहना था कि ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, फ़िलहाल उसे ये 41 मर्डर ही याद हैं।
तो पुलिस उसके बयान दर्ज करवाती है और जोगेश्वरी में जो लोहार था उसका भी बयान दर्ज करवाती है और इसका दोस्त था माइकल, उसका भी बयान दर्ज करवाती है। और फिर इससे कहा जाता है कि जिस हथियार से इसकी ये हत्याएं की हैं वो हथियार कहाँ पे हैं। तो ये पुलिस को आरए रोड के एक जंगल में ले जाता है जहाँ ये अपना हथियार और चाकू बरामद करवाता है। तो इससे पुलिस का जो केस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और 2 जून 1969 करीब 10 महीने के बाद ये जो केस है वो कोर्ट में पहुंचता है। तो डिफेंस के जो वकील थे पीवी पवार, उनका कहना था कि जो रमन राघव है उसको एक दिमागी बीमारी है, तो इसके जो बीमारी है इसमें पता नहीं चलता कि आदमी क्या कर रहा है, ये जो कर रहा है वो सही है या गलत है, तो इसलिए जो सज़ा है वो कम की जाए। लेकिन जो सरकारी वकील थे जिनका नाम था एमबी वोरा, वो इसका विरोध करते हैं। ये दलीलें सुनने के बाद जज जो हैं वो रमन राघव को पुलिस सर्जन में 3 हफ्ते के लिए भेज देते हैं और वहाँ पे इनका दिमाग का जो दिमागी हालत है वो चेक की जाती है। 3 हफ्ते के बाद इस पर रिपोर्ट दी जाती है और इस पे कहा जाता है कि रमन राघव का जो दिमाग है वो बिल्कुल सही है। ये सब सुनने के बाद जज सीटी डिगे, जिनका नाम होता है, ये रमन राघव को फांसी की सज़ा सुनाते हैं। लेकिन इसके बाद ये जो केस है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचता है और यहाँ भी वही दलीलें दी जाती हैं जो निचले कोर्ट में दी गई थी। इसके बाद जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो दोबारा से रमन राघव के जो दिमागी हालत की जांच के आदेश देती है और जब यहाँ से जांच के आदेश दिए जाते हैं तो रमन राघव का जो दिमाग है वो मतलब ये जो टीम है, डॉक्टरों की टीम है जो वो चेक करती है और उसमें उसके बाद ये रिपोर्ट देते हैं कि रमन राघव को क्रोनिक पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी है जिससे जो आदमी का जो दिमाग है वो कंट्रोल में नहीं रहता और ऐसी वो कुछ चीज़ें कर देता है जो उसके कंट्रोल में नहीं होती। तो इस रिपोर्ट के बाद जज का जो फैसला है वो बदला जाता है और रमन राघव की सज़ा जो है वो फांसी से उम्र कैद में तब्दील की जाती है। इसके बाद रमन राघव को पुणे की यरवदा जेल में भेजा जाता है। 1987 में रमन राघव की जो फांसी की सज़ा है वो उम्र कैद में तब्दील होती है और 1995 में किडनी फेलियर के कारण रमन राघव की ससून हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए वर्ल्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।